नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अभी से दांव आजमाइश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर लगातार अटकलों के दौर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। माना तो यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर उन मंत्रियों को जगह दी जा सकती है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हों। मिली जानकारी के मुताबिक वेस्ट यूपी से 3 चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की और जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल ला दी। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचांग 2026 का विमोचन कर नए राजनीतिक संदेश को भेजा है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। एक और सत्ता पक्ष अपनी टीम मजबूत कर रहा है तो दूसरी ओर विपक्ष वोट बैंक सक्रिय करने में जुटा हुआ है। यूपी की सियासत अब आने वाले सालों में गर्माती हुई नजर आएगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से निर्णायक राज्य 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त हो गया है। 2026 की शुरुआत होते ही सत्ता और विपक्ष दोनों ही दल सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक हुई है मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, खाली पड़े पदों और सरकार संगठन तालमेल के साथ साथ 2027 की चुनावी रणनीति पर भी विचार हुआ। वर्तमान में योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं और संभावना है कि इसमें 6 नए मंत्रियों का शामिल होना तय है। पश्चिमी यूपी और ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीति के संकेत भी सामने आए हैं। बीजेपी का लक्ष्य स्पष्ट है, चुनाव से पहले मजबूत और संतुलित टीम तैयार करना। पीएम से मिले योगी, अहम बात हो गई। पीएम और योगी के बीच 1 घंटे मुलाकात, यूपी में कैबिनेट विस्तार और संगठन पर चर्चा। योगी कैबिनेट में बढ़ सकते हैं 6 मंत्री, अभी 54 योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। भूपेंद्र चौधरी की हो सकती है एंट्री, बढ़ सकता है कुछ मंत्रियों का कद। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने पीडीए समाज के महापुरुषों और उनके योगदान को समर्पित पीडीए पंचांग 2026 जारी किया। इसमें मुलायम सिंह यादव सहित कई समाज सुधारकों की जयंती और पुण्यतिथि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये किसी जाति या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य वंचित और शोषित वर्ग के अधिकारों और सम्मान को सुरक्षित करना है। हालांकि बीजेपी ने इस पंचांग को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। अब पीडीए का पहले फुल फॉर्म अखिलेश यादव से आप पूछ लीजिए। कभी पी का वो कुछ कर देते हैं, ए का कुछ कर देते हैं, तो पीडीए का क्या फुल फॉर्म है पहले वही बता दे, फिर उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण विधायकों की आपकी बहरहाल सत्ता पक्ष मंत्रिमंडल विस्तार और चुनावी रणनीति पुख्ता करने में लगा है, जबकि विपक्ष अपने वोट बैंक को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। 2027 की तैयारी में उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गर्मा चुकी है और हर कदम पर हलचल तेज दिखाई दे रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हावी हो चुकी है और ऐसे में आज का सवाल यही है कि क्या फाइनल हो गया है कैबिनेट विस्तार और यूपी में मिशन 27 को लेकर क्या बात हो गई है। एजेंडा नंबर इस बैठक का यह था क्या कि यूपी चुनाव 2027, एजेंडा नंबर 2 यूपी कैबिनेट विस्तार, एजेंडा नंबर 3 सरकार, संगठन और समन्वय। ये 3 बड़े एजेंडे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पीडीए कैलेंडर आया है उसको लेकर भी जबरदस्त तरीके से सियासत हावी होती हुई नजर आई। और अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी इस समय दिल्ली में मौजूद है। लेकिन 1 घंटे जो मुलाकात चली, क्या बात हुई है, क्या एजेंडा सेट किया गया है, क्या 6 जो मंत्री बनने वाले हैं उसको लेकर आगे की रणनीति क्या है, जो 3 मंत्री माने जा रहे हैं पूर्वांचल साइड से, क्या उस पर भी बात हुई है। आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की जो तस्वीर आई है उस पर आप खास गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक
रिपोर्ट लेकर पहुंचे, तो दूसरी ओर आप टैब देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या इस टैब के जरिए मंत्रिमंडल का विस्तार और इस पर मुहर लग गई है क्या? तमाम सवाल है और हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी भी है, उनसे परिचय कराएंगे और चर्चा में चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार, जबकि विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, ये सभी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। जबकि स्काई से हमारे साथ विवेक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है समाजवादी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले है विनय जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, हलचल भी होती है। अभी इससे पहले 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, एजेंडा क्या तय हुआ होगा? निश्चित तौर पे एजेंडा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और उसी को मद्देनजर रखते हुए शायद अब योगी सरकार का ये फाइनल इस पंचवर्षीय का जो है ये आखिरी शायद कैबिनेट विस्तार हो, जिसकी सुगबुगाहट पिछले कुछ समय से चल रही है। और जिस तरीके से मुलाकात हो रही है टॉप लीडरशिप से योगी आदित्यनाथ की और प्रदेश अध्यक्ष की, तो उससे ये चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए जो भी सामाजिक समीकरण हैं या जो सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो यदा कदा सुनाई पड़ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं साधने को लेकर और संगठन में और सरकार में एक व्यापक स्तर पर, एक अच्छे स्तर पर जो है फेरबदल करने की जो है मतलब ये सुगबुगाहट है, जिससे कि चुनाव में एक अच्छी तरीके से रणनीति बनाकर और सारे सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुनाव में उतरा जा सके। हाँ ठीक है। पंकज जी, डिप्टी सीएम जो एक पद होता है वो काफी सुर्खियों में रहता है, चाहे आप दुष्यंत चौटाला की बात कर लीजिए या फिर अभी आपने हाल ही में सहनी साहब को देखा था, डिप्टी सीएम के लिए पूरा चुनाव में को कैंडिडेट नहीं उतारा था। और यहाँ पे जब जिक्र आता है तो केशव प्रसाद मौर्य काफी सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर अखिलेश यादव भी जिक्र करते हैं कि डबल इंजन टकरा रहे हैं। और अब आपने देखा है कि आज एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है, तो दूसरी ओर केशव मौर्य भी है वहीं। देखिए, पहले तो ये तय समझ लीजिए आरती जी की अभी 2027 का विधानसभा चुनाव में 1 साल बचे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की काट के लिए उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और 7 बार के सांसद हैं महाराजगंज से, उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो ये पीडीए के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने 8% आबादी, जो कुर्मी बहुल्य आबादी 8% है उत्तर प्रदेश में, उसको साधने का प्रयास किया है और मृदुभाषी हैं और इस समय वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और उनकी जैसे ही घोषणा होती है लखनऊ में आपके राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में, वो पहले ही जो है उसके बाद वो कार्यकर्ताओं के प्रति जिस तरह से संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति जिस तरह का उनका विजन प्रदर्शित होता है, उससे उनके स्वभाव को और उनके व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करता है कि जिस तरह से उन्होंने, और पत्रकार वार्ता में भी जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता सर्वोपरि का नारा दिया, तो ये दिखाई देता है वो सबको साथ लेके चलने चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है सबका साथ सबका विकास, तो वो उसको लेके चलने वाले हैं। और उसी के कड़ी में देखिए 2027 का जो चुनाव है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और 1 घंटा प्रधानमंत्री आवास में उनकी बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम विषयों पे गहन वार्ता होती है। वह संभवतः वो एसआईआर के मुद्दे पे भी गहन वार्ता करते हैं। और देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि ये योगी सरकार का जो 2022 से चल रही है, इसका ये आखिरी विस्तार होगा। और उसमें देखिए इस समय वर्तमान में 54 मंत्री हैं, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं एज पर लॉ। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं अंदर से, वो ये लग रहा है कि जिस तरह से गुजरात मॉडल में जिस तरह से सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए और कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर डिप्टी सीएम तक बनाया गया, हर्ष सांघवी, तो ये उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ भी इस तरह का बीजेपी प्रयोग करेगी। बीजेपी हमेशा चौंकाती रही है। अभी देखिए बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को बना दिया, जो संघ से की विचारधारा से उत्प्रोत रहे, 4 बार से एमएलए हैं, वहां पर कैबिनेट मंत्री थे, उनको 45 साल की उम्र में बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ऐसा माना जा रहा है कि 20 जनवरी को वो कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी परिवर्तित हो जाएंगे और ठीक है। तो ये सब चीजें इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए एकदम कृत संकल्पित है कि उसको जिस तरह से उसकी प्रचंड जीत महाराष्ट्र हो और आपके बिहार हो, जिस तरह से हुई है, तो उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है, उसके लिए वो कृत संकल्पित है। ठीक है, आपकी बात उसके लिए
तैयारी में लग गई है। ठीक है विवेक जी, जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी की काफी चर्चा हो रही है कि 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो क्या अधिक प्रतिनिधित्व देने की संभावना के पीछे पार्टी की क्या राजनीतिक सोच हो सकती है? देखिए आरती जी, नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपना दायित्व संभाला है, उनको भी अपनी टीम बनानी है, संगठन और सत्ता का समन्वय हो, ये भी हमारी चिंता है। समग्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष जी की भी टीम में हो और समग्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री जी की भी टीम में हो, और दोनों टीमें आपसी समन्वय से कार्य करें और प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाएं। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, उस ओर प्रदेश बढ़े, तेजी से बढ़े। इस दृष्टिकोण से सबको ये फ्रीडम दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि अपनी टीम का चयन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपनी टीम बनाएंगे, कुछ बड़े चेहरे उनकी टीम में भी जाएंगे प्रदेश से, प्रदेश अध्यक्ष जी की भी टीम बननी है और मंत्रिमंडल भी विस्तार संभावित है। तो ये सब संयोजन इसी चर्चा परिचर्चा के क्रम में सब लोग दिल्ली विद्यमान है। वरिष्ठों का मार्गदर्शन, क्षेत्र की चर्चा, सारे समन्वय के साथ आपको ये जनवरी बीतते बीतते नई टीमें दिखाई देंगी। उसी में ये सारा कार्रवाई चल रही है जी। ठीक है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के उसे पंचांग जारी किया है, उसमें तो अलग ही भविष्यवाणी नजर आ रही है। देखिए समाजवादी पार्टी का पंचांग से क्या वास्ता? ये कोई मौलानाओं वाला कैलेंडर जारी करते तो समझ में आता, हिजरी उजरी वाला। इनका हिंदू पंचांग से क्या वास्ता? अगर इनको सनातन से, हिंदू संस्कृत से कोई वास्ता होता तो इनके नेता राम जन्मभूमि के उद्घाटन में, शिलान्यास में कहीं तो जाते, जो राम का नहीं, जो काशी विश्वनाथ का नहीं, जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का नहीं, वो पीढ़ी पंचांग निकाल रहा है। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? लेकिन आज ही देखिए दशनाम जूना अखाड़े के साधु संत मिलने पहुंचे थे वाराणसी के अखिलेश यादव से, और केदारेश्वर मंदिर बनवा तो रहे हैं इटावा में। देखिए केदारेश्वर मंदिर, अगर इन मूर्तियों में लोगों की आस्था ऐसे बन जाती तो मंदिर तो रावण की लंका में भी था। महान रावण भी महान शिव भक्त था, भगवान शिव की पूजा भी करता था, लेकिन सनातनियों की आस्था उस शिवलिंग में नहीं रही। सनातनियों की आस्था कहाँ है? जिसको भगवान श्री राम ने स्थापित किया रामेश्वरम में, वहाँ है। हाँ। तो ये सारी चीजें समझना चाहिए। ठीक है विवेक, के चरित्र, ठीक है विवेक से भी उसके द्वारा स्थापित मानदंडों का मूल्यांकन होता है। ठीक है विवेक पांडे जी, अब आपकी बात का जवाब देंगे। एक तरफ लगातार मंथन का दौर देखने को मिला, लेकिन आपको कहाँ लग रहा है कि दोनों इंजन टकराते हुए नजर आ रहे हैं? उस बात का क्यों लगातार अखिलेश यादव जिक्र करते हैं? विवेक जी देखिए आरती जी, कह रहे हैं। आरती जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम और आपके दर्शकों को भी विशेष प्रणाम। देखिए सवाल ये नहीं है कि इनके संगठन में बैठक है या मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं, ये इनका आंतरिक विषय है। हाँ। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आएगी तो ये बात तो सुनिश्चित करनी होगी ना कि क्या तीनों नेता एक साथ मिलने गए थे? तीनों नेता एक साथ मिलने गए थे? आपने देखा होगा स्कूल, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। स्कूल कॉलेजों में जब किसी की शिकायत होती थी या किसी को दंड देने के लिए बुलाया जाता था तो पहले एक एक करके सबको बुला के सबकी बातें सुनी जाती थी। उसके बाद प्रिंसिपल तय करता था क्या सही है क्या गलत है। अगर ये एक साथ गए होते
तो मुझे लगता है कि इंजन के ओवरहॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वास्तविकता में भाजपा के इंजन की आखिरी ओवरहॉलिंग है, या इसको आप आखिरी कोशिश समझ लीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो ये रणनीति दिखाई जा रही है कि 14-15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद भाजपा अपना मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, ये पूरी तरह से इनकी हताशा है आगामी चुनाव में और पीडीए की रणनीति को ध्वस्त न कर पाने की उत्तेजना को लेकर के। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब चुनाव आया तब इनको क्षेत्रीय संतुलन, वेस्ट यूपी और बुंदेलखंड और जाति समीकरण के लिए नए चेहरों की तलाश होती है। और पुराना मॉडल इनका पूरी तरह से फेल हो चुका है। सबसे बड़ी बात है जो कि पंकज चौधरी बनाम संगठन का जो तनाव चल रहा है, जो कि गोरखपुर संभाग से आते हैं, वो चर्चा राजनीतिक गलियारों में कहीं छुपी नहीं है। चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी बताती है, तो ये जो कहते हैं वही सही भाई, खाता ना भाई, जो कहें वही सही। अभी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मौलानाओं वाला कैलेंडर। अब मैं कहूं कि उसमें कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी तस्वीरें हैं, क्या उनको भी मौलाना मानते हैं क्या? राम भद्राचार्य जी ने, इन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जब अपने गुरु राम भद्राचार्य जी को ही नहीं बुलाया और राम भद्राचार्य जी ने जो जो आरोप लगाए मीडिया में, उनका वीडियो बोले अभी फिर चलवा दीजिए। तो मुझे लगता है कि, और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, क्या कि केदारेश्वर मंदिर जब आपने कहा हम बनवा रहे हैं, हमारी नियत मंदिर बना के धर्म के आधार पे लोगों को समर्पित करने की है। तो फिर हमारी नियत सुनिए ना, हमारी नियत राम मंदिर के पीछे, राम मंदिर की आड़ में चंदों में घोटाला करने की नहीं है, अयोध्या को लूटने की नहीं है, जो कि भाजपाइयों ने किया और उसके प्रमाण संतों ने दिए। अभी आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा कि अभी बनारस के काशी के साधु संत मिलने पहुंचे, क्या उनको भी मौलाना कहेंगे क्या? अगर वो साधु संत आदरणीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देने गए तो बताइए भाजपा के प्रवक्ता क्या उनको भी मौलाना मानते हैं? ये विभेद करने की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की और विखंडित करने की राजनीति करते हैं। ये संतों को भी बांट देंगे। ये वो लोग हैं जो साधु संतों के में भी विभेद पैदा कर देंगे। और वास्तविकता ये है कि भाजपा की राजनीति को ये समझना चाहिए, और लोग समझ चुके हैं कि पीडीए का एजेंडा जो इनका एक था, सबका साथ सबका विकास, वास्तविकता यह है कि समाज के पिछड़े वर्गों को सत्ता संसाधनों के अग्रज पंक्ति में खड़ा करना ही सबका साथ सबका विकास है, जो कि पीडीए का उद्देश्य है। अमृतकाल की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आबादी अपेक्षित है, उपेक्षित महसूस कर रहा है, और उसको ये बताते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। जब तक देश में तभी अमृतकाल आएगा जब पिछड़े वर्ग को बराबर की सहभागिता हर पंक्ति में दी जाएगी। तो अमृतकाल भी इनका फेल है। और एक बात, सबसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे जब पीडीए के हर पंक्ति में पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, चाहे वो सवर्ण समाज का हो चाहे किसी समाज का हो, लेकिन जब उस दलित, शोषित, पीड़ित को जब ये बराबर अपने साथ बिठा करके खाना खाएंगे उसके साथ और खाना खिलाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे बैठक हुई और वहां पे प्रतिबंधन की नोटिस जारी कर दी गई। विवेक जी, अखिलेश यादव कहते हैं हमारे पास पीडीए है, वो हमारी ताकत है, तो बीजेपी के पास क्या है बता दीजिए, क्या है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास एक पुराने इंजन पे नया पेंट है। बीजेपी के पास, बीजेपी के पास देखिए डबल इंजन की सरकार है, जिसमें कि इंजन जो मुख्य इंजन है। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देंगे इसका। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी। अच्छा, जब अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं तो उनके कार्यकर्ता उस पीडीए का अर्थ न समझ पाते न समझा पाते, और इतना विवाद होता है कि उसमें कुछ लोग भटकते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ड्राइंग रूम तक पहुंच जाते हैं। पीस से पिछड़ा बताएंगे, कुछ लोग इसको पीस से परिवार समझते समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, कुछ फिर डी से दलित बताएंगे, कुछ से इसको परिवार का डेवलपमेंट समझ लेते हैं, ए से कभी अगड़ा कभी आदिवासी, विवेक पांडे जी साहब पे जवाब दीजिए। आबादी कभी अल्पसंख्यक बताएंगे। और सत्यता यह है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर बदायूं में लड़ना है तो परिवार का आदमी, आजमगढ़ से लड़ना है तो परिवार का आदमी, मैनपुरी से लड़ना है तो परिवार का आदमी, तो हर जगह इन्हें परिवार का आदमी चाहिए। बाकी इनका खुद का समाज भी नहीं बेगाना नजर आता है अन्य जगहों पर। और जब ये सत्ता में रहेंगे तो दलित की बेटी के साथ बलात्कार, गेस्ट हाउस कांड, सवर्ण की बेटी के साथ बलात्कार, पिछड़े विधायक की हत्या,
तो ये सब सारे इनके ऊपर आरोप हैं। और तो और दलितों का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त, हाँ। दलितों पे लगातार अत्याचार, दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे, पूछ लीजिए। जो आज सामाजिक ताना बाना है, इसमें दलितों पे अत्याचार करने में सबसे ज्यादा कौन सी जात विशेष है? आंकड़े बता देंगे, ये लोग स्वयं बता देंगे। तो जो स्थिति है उसमें उनके पीडीए का अर्थ न वो बता पाते हैं, न उनके कार्यकर्ता और विधायक समझ पाते हैं। यही कारण है कि पल्लवी पटेल जी से लेके पूजा पाल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ड्राइंग रूम में हमारे बड़े नेताओं से मिलते दिख जाएंगे। तमाम पिछड़े वर्ग के नेता, तमाम क्षत्रिय वर्ग के नेता भी बाहर का रास्ता देख रहे हैं। मनोज पांडे जी भी चले आए, अगले समाज के हैं, बड़े अच्छे नेता थे। तो खैर ये इनकी समस्या है। अभी उसमें पंचांग लेके आ रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं केदारेश्वर मंदिर बनवाएंगे, अरे बाबा केदारनाथ आ रही हूँ, बनाने की किसी की स्थिति है क्या? ये सब पहले तो ये जान लीजिए कि नाथ शब्द शिव मंदिर में किन स्थलों पर प्रयुक्त होता है। ये जो नाथ शब्द जहाँ प्रयुक्त होता है, आरती जी, ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये धरती से प्रकट हुए हैं, इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है। आप उनकी प्रतिकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत सरल भाषा में कहा समझने के लिए इनके कि शिव पूजा तो रावण भी करता था, लेकिन क्या वहाँ सनातनी पूजा करने जाते हैं? हाँ, ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, पीडीए आपका समझ नहीं आ रहा है। यही अभी नए नवेले जो पंकज चौधरी वो भी यही कह रहे थे कि भाई ये क्या पीडीए है, फॉर्मूला क्या है पीडीए का? पीडीए संविधान का एक प्रारूप है जिसमें दलित पिछड़े का नाम आते ही इनके अंदर दर्द आ जाता है, इनको दर्द होने लगता है। क्योंकि दलित पिछड़ा जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अगर आप ये कह रहे थे ना दावे, चलिए आंकड़े इनके पास नहीं, मैं प्रस्तुत कर देता हूं। चूंकि एनसीआरबी के आंकड़ों में वर्तमान उत्तर प्रदेश राजधानी कैपिटल गाजियाबाद और कानपुर अपराधों में, दलित अपराधों में नंबर 1 कैपिटल क्राइम कैपिटल के नाम से संबोधित कर दिया गया। 2023 में 15,130 मामले केवल दलित अपराधों में, जो पूरे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। समाजवादी पार्टी की का नाम लेकर के तो इनकी राजनीति और इनको ऑक्सीजन मिलती है। और राष्ट्रीय हिस्सेदारी में भी इस मामले में, दलित मामले में 22 के आंकड़े भी अगर आप देखेंगे 23.78% से उत्तर प्रदेश सबसे अग्रज पंक्ति में। उसके आगे अगर मैं बढ़ूं 21-22, चूंकि 22 के आगे इन्होंने आंकड़े जारी नहीं किए। और उससे बड़ी बात कह दूं मैं, अभी इन्होंने कहा प्रतीकात्मक केदारेश्वर मंदिर पे इन्होंने सवाल उठाए। भगवान श्री राम के इस आधार पे तो जितने मंदिर भारत में बने हैं सभी को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया इन्होंने। आरती जी, अगर भगवान श्री राम का कोई मंदिर कहीं बन रहा है पूरे देश में, तो यानी राम की तो सिर्फ अयोध्या है। उस आधार पे तो जितने लोगों ने मंदिर पूरे भारत में बनवा रखे हैं, ठीक है, पंकज जी के पास जाऊंगी मैं। ठीक है पंकज जी, ठीक है, लौटूंगी। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, ठीक है। पंकज जी, सरकार संगठन में समन्वय को लेकर आपसे सवाल था कि विपक्ष एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा करता है, तो वो मुद्दा है सरकार और संगठन के समन्वय पर। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, राम भक्तों के खून से लहूलुहान सदियों को लाल करने वाली समाजवादी पार्टी आज पीडीए, अभी इंतजार करना होगा, पीडीए का नारा दे रही है, इस तरह की बात कर रही है। आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, और सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अपराध करने वाली है। दलितों के तमाम महापुरुषों के नाम पे जितने जिलों के नाम थे, जितने विश्वविद्यालयों के नाम थे, उनको बदलने वाली समाजवादी पार्टी आज पीडीए का ढोल पीट रही है। और सवाल ये, साधु संतों का जिस तरह से वो आशीर्वाद ले रहे हैं और साधु संतों की एक तरफ गिरफ्तारी भी करते हैं, तो समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। और इस तरह की बात करना, और रहा सवाल एनसीआरबी और उसके आंकड़ों का सवाल, तो ये बात जान लीजिए कि जिस समय अखिलेश यादव की सरकार 12 से 17 में थी, तो सिलेक्टिव एफआईआर होती थी कि इसके खिलाफ नहीं होगी, इसके खिलाफ होगी, ये सब तमाम तरीके का था। आज योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार मुख्यमंत्री है, उनका स्पष्ट निर्देश है, जो अपराध करेगा उसको काल कलवित होना पड़ेगा, ऊपर जाएगा वो। तो सीधी सी बात है, इस तरह तमाम अपराधी मारे जा रहे हैं, अपराधों पे अंकुश है। और सीधी सी बात, एफआईआर दर्ज हो रही है, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है, सीधी सी बात है। तो ये सब कहना कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये एक इनका इस तरह का ये प्रारूप रहता है समाजवादी पार्टी का। और रहा सवाल सोशल इंजीनियरिंग का, तो भारतीय जनता पार्टी जितना सोशल इंजीनियरिंग और सबको साथ लेकर चलती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से हम लोगों के पास भी खबरें हैं कि इस समय 60 मंत्रिमंडल में टोटल 60 लोग एज पर
लॉ बन सकते हैं। तो ये निश्चित 54 में से हो सकता है कि 50 आदमी का इस्तीफा दोबारा रिपीट ना हो, 50 की 50 54 में से 50 लोग बदल दिए जाएं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा और इस बात की पुरजोर संभावना है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से भी आने वाले कई मंत्रियों के ऊपर तलवार लटक रही है, वो भी हटाए जा सकते हैं। तो ये निश्चित मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा इस तरह का वो प्रस्तुत करती है कि जिसको किसी का अंदेशा नहीं होता और किसी को जानकारी भी नहीं होती है। देखिए लखनऊ में वहां पर अरुण सिंह मौजूद थे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वही लेटर जारी करते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं थी और नितिन नवीन जो कि 45 वर्षीय एक युवा हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विजन को प्रदर्शित करता है, न कि पीछे के परिवारवाद को प्रदर्शित करता है कि सब चीजों पे अखिलेश यादव ही विराजमान रहेंगे, उनके परिवार के लोग ही विराजमान रहेंगे, चाहे उन्हीं को ही टिकट मिलेगा वही लोग। ठीक है विनय तिवारी जी, इसलिए इस तरह ठीक है लौटेंगे आपके पास। विनय तिवारी जी, अभी जो चर्चाएं हो रही हैं कि पश्चिमी यूपी से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं और जो ये पीडीए के कैलेंडर पर भी सियासत हो रही, भाई उनका कैलेंडर है वो जारी कर रहे हैं, तो ये पीडीए शब्द आपको समझ में आया है क्या है? क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कोई कह रहा है परिवार डेवलपमेंट पार्टी। देखिए निश्चित तौर पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों जगह से लोकसभा में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। आशा अनुरूप उनको रिजल्ट नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण पे भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही है और उसका एग्जाम्पल भी सामने दिखाई पड़ा, वो चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र में जो लोकसभा बुरी तरीके से भाजपा हारी थी, हरियाणा में 50-50 पे रुका था लोकसभा में, वो दोनों प्रदेश एक अच्छे कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बम्पर जीत मिली है एनडीए को जो है, और बिहार को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, सामाजिक समीकरण जितना अच्छा एनडीए का था उतना अच्छा महागठबंधन का नहीं था। नतीजा सामने है कि महागठबंधन चारों खाने चित हुआ वहाँ। हाँ, लेकिन बात यूपी की, अभी आपने लोकसभा में देखा था। अब अगर यूपी की करते हैं हम, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी ने पीडीए बहुत सोच समझ के बनाया था और पीडीए को बनाया, उसको अच्छे तरीके से लागू किया, जनता के बीच में लेके गए वो जो है, और लोकसभा चुनाव में उनको जो है उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन चूंकि समाजवादी महागठबंधन का एक पार्ट है, तो उसको क्या है कि बहुत सारे दलों के साथ उठना बैठना पड़ता है। कहीं पे एमवाई समीकरण है, कहीं पे कोई और समीकरण है, तो उनको देखते हुए और जो रिजल्ट समाजवादी को लोकसभा चुनाव में मिला था उससे थोड़ा और गेन करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी अपने बनाए हुए फार्मूले में कंफ्यूज हो गई। हाँ। और या ये कहिए कि वो पब्लिक को भी कंफ्यूज कर गई। नहीं तो उनका पीडीए बिल्कुल क्लियर था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसी को लेके वो आगे बढ़े थे। हाँ। लेकिन वो सबको समेटने के चक्कर में, अगर आप सबको समेटना चाहते हैं तो पीडीए में सब लोग नहीं आ सकते हैं, आधी आबादी नहीं आ सकती है, अल्पसंख्यक अगर आ गए हैं तो सवर्ण नहीं आ सकते हैं। तो वो पीडीए को अपने हिसाब से परिभाषित हर नेता समाजवादी का करता है, बनाया उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए था। अब वो कंफ्यूज है और पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पंकज जी अपनी बात रखिए। देखिए पहली बात तो ये तय समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जितना समाजवादी पार्टी आशान्वित रहती है कि लोकसभा चुनाव में उसने 37 सीटें जीत ली उत्तर प्रदेश से, वो ढोल पीटने का काम करती है। तो इस बात को आरती जी समझ लीजिए कि उस समय जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एक झूठ का नैरेटिव जो फैलाया था, उसको जनता को जिस तरह से भ्रमित किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो गई तो क्या नाम है, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमान 2 दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। इसलिए जो है उन्होंने जिस तरह का झूठ का नैरेटिव फैलाया, उसी की परिणति रही कि उनको उसकी सफलता मिली। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में इसका संज्ञान लेते तो 3-4 चरण के चुनाव बीत चुके थे। हाँ। और उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली। लेकिन ये झूठ का नैरेटिव फैला के सफल हो गया। उसके बाद जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में, तो ये कहते थे कि जो है उस समय भी ये ढोल बजाते थे समाजवादी पार्टी के लोग कि ये जो है
2027 का सेमीफाइनल, हाँ। लेकिन उसमें भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 में 8 सीटें विजय प्राप्त की। तो ये सब इस बात को प्रदर्शित करता है। और योगी आदित्यनाथ एक संकल्पित मुख्यमंत्री है, जिस तरह से वो जिस चीज को ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। और वो बहुत एक लगनशील मेहनती मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। उनके ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं, सबको साथ लेके चलते हैं हाँ। और सबके कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से मान के चलिए जिस तरह से बिहार में 25 में 25 सिमट गई हाँ। राष्ट्रीय जनता दल, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर इसी तरह का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात करती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हाँ, ठीक है। 27 में 27 सीटों पे समाजवादी हाँ। पार्टी सिमट के रह जाए तो कुछ का विवेक पांडे जी, इनकार नहीं किया जा विवेक सकता। पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, दो बातें स्पष्ट कर दूं पहले कि जिस तरीके से अभी परिभाषित किया जा रहा था पीडीए को लेकर के, मैं फिर कहता हूं कि पीडीए कहीं ना कहीं संविधान का एक प्रारूप है और बुक ऑफ डेस्टिनी है ये संविधान में है इस प्रदेश के देश के लोगों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि जो पंचांग जारी किया गया उस पंचांग में केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, विवेक पांडे उसमें जी, हर उस नेता की विवेक तस्वीर है। श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि संविधान में है क्या पीडीए शब्द? संविधान में पंथ निरपेक्ष नहीं है क्या? संविधान में पंथ निरपेक्ष नहीं है। संविधान में अगर पंथ निरपेक्ष शब्द की व्याख्या है तो मैं पूछता हूं हिंदू राष्ट्र की मांग कौन करता है और उसको समर्थन कौन देता है? पंथ निरपेक्ष की व्याख्या तो संविधान विरोधी काम तो आप कर ही रहे हैं। और स्पष्ट कर देता हूं, लीजिए, अभी जो ब्राह्मणों की बैठक के लिए निर्देश जारी किया गया कि भविष्य में ऐसी बैठक नहीं होगी, वो भी अनुच्छेद 21 का आनन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है भाजपा के आंतरिक समूह संगठन में। तो आप तो संविधान विरोधी हैं, ये तो सार्थक रूप से है। योगी जी ने एक आदेश जारी किया था नवंबर में कि वंदे मातरम अनिवार्य होगा, वो भी संविधान विरोधी है। संविधान की प्रस्तावना कहीं इसकी व्याख्या नहीं करती। तो आप संविधान विरोधी हैं, संविधान विरोधी ही रहेंगे, ये सार्थक और साबित बात है और तथ्यों के माध्यम से है। अब विवेक श्रीवास्तव जी बीच में बोलेंगे तो मैं तो लाइव जुड़ा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बात जारी है कि उनकी बात जारी है? तो आरती जी मुझे या तो बोल लेने दीजिए, पहले वो बात अपनी बात रख लें। मैं अपनी बात रख लूं? हाँ, अब बीजेपी का जो एक नया चैप्टर चला है वो सुन लीजिए। बीजेपी का पहले चलता था एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, अब एक क्षेत्र सारा प्रभुत्व का सिद्धांत चलता है और प्रदेश के बाकी 74 जिलों के जितने कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी बिछाएंगे, टेंट लगाएंगे और नारे लगाएंगे, भंडारे करेंगे, बस। जो कार्य मिलेगा हम करेंगे। आप लीजिए, इन्हीं से बुलवा लीजिए भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे कौन कैसे बैठा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने इतना बेतुका और पाखंडपन से भरा हुआ तर्क दिया। इन्होंने कहा कि केदारेश्वर मंदिर की स्थापना, अरे तिरुपति बालाजी का मंदिर नैमिषारण्य में बना हुआ है, तो क्या वो भी ढोंग है? प्रतीकात्मक स्वरूप सिद्धपीठ को छोड़ करके अगर उसका प्रतीकात्मक स्वरूप स्थापित किया जा रहा है आम जनता के लिए, क्योंकि हमने तो मुफ्त में धार्मिक यात्राएं शुरू करवाई थी, इन्होंने बंद करने का काम किया। हमने एक योजना चलाई थी, लेकिन उसको भी इन्होंने बंद करने का काम विवेक किया। पांडे जी, अभी हमने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था कि इधर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, तो आपने कहा वो तो उनका निजी मामला है, लेकिन जब ब्राह्मण बैठक हुई उसमें आपने तुरंत लपक लिया लिट्टी चोखा खाकर कि वो ब्राह्मण उठ बैठे तो क्या होगा। बता दे रहा हूँ, संगठन में मंत्रियों को नियुक्त करना संवैधानिक दायित्व में वो वही सरकार करेगी जो इस समय सत्ता में है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप तो नहीं है। लेकिन संगठन में अगर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा तो वो संवैधानिक विषय है और संवैधानिक विषय पे अगर संविधान पे प्रहार करेगी भाजपा तो वो सवाल तो उठाएंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे संगठन हो। और देख लीजिए ना, सारे ब्राह्मण संगठन सब तो आक्रोशित हैं, सभी तो आक्रोशित हैं। दिल्ली का बाटी चोखा लेके गए थे क्या? एक बाटी ले गए, एक चोखा ले गए और एक चट्टी ले गए, लेकिन एक साथ न गए। इसका जवाब नहीं दिया कि एक साथ क्यों नहीं गए। अगर सब कुछ सही है तो एक साथ जाना चाहिए था। तो लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर बंदूक क्यों आप लोग रख देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कहा उनका नाम लिया, मैं तो नाम ही नहीं लिया उनका अभी तक। मैंने तो तीनों का नाम लिया है, मैंने अभी तक किसी एक का नाम तो मंच पे लिया नहीं है। भाई नाम देखिए,
राजनीतिक गलियारे में कोई देखो, अपरिपक्व जनता नहीं है। मंच बहुत पे जितने भी, होशियार है, सब समझती है, नाम भले मैं ना वही कह रहा हूँ, लिया। मंच पे हाँ, जितने सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं हाँ, सभी बुद्धिजीवी हैं और सभी को पता है कि भाजपा दिल्ली और लखनऊ के आंतरिक खेमे में कितनी भूचाल की स्थिति बनी हुई है। और ये दृश्य है कि पहली बार जब भी ये लोग दिल्ली जाते हैं हमेशा अलग अलग जाते हैं। भाई अगर सब कुछ सही है तो हाँ। जैसे संगठन की बैठक टिकट बुक होती है, करवा दीजिए आप, चाय ना पे एक चर्चा साथ होती है। जाए। अरे चाचा हाँ ठीक है, अगर ये हाँ। कहेंगे तो अगली बार टिकट टिकट हम बुक करवा देंगे, क्या? बिल्कुल करवा देंगे। अगली चाचा बार ये क्यों कहें कि नहीं हम लेके तीनों एक गए साथ थे, पूछ जाएंगे। रहे हैं। आपको याद है, क्या? आपको याद है कोडीन का जब प्रकरण आया, कोडीन का जब प्रकरण आया तो योगी आदित्यनाथ जी की मजबूरी हो गई। विवेक श्रीवास्तव दोनों जी डिप्टी सीएम स्टूडियो के का साथ। पूरा फायदा उठा रहे हैं यहाँ से, अरे आपकी वो आवाज उठाएंगे। आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो उम्र के उस पड़ाव पे जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, स्टूडियो में बैठे हैं, फायदा उठा ले भाई, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो सरकार में है, आवाज दबाना तो इनका अधिकार है। विपक्ष की आवाज तो दबाते ही हैं ये लोग, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। निवेदन कर सकते हैं कि पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। हाँ, हाँ, अपनी बात आने- जल्दी से 10 सेकंड में और लोग उस पे बैठे हैं इंतजार। हाँ आने देंगे तो ठीक है, नहीं आने देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को पहली बार 27% आरक्षण को नियमावली के अनुसार नहीं, जारी नहीं, करने का पत्र जारी करना पड़ रहा है, तो क्या सरकार स्वीकार हाँ, कर रही है ठीक कि है। अभी तक आरक्षण के मसले पे सरकार नियमावली का पालन नहीं कर रही थी? तो पीडीए की बात क्यों नहीं होगी? 69,000 शिक्षक भर्ती आज तक लंबित है, हाँ, पीडीए के लोगों का अधिकार मारा गया, क्यों नहीं उस पर बात होगी? हाँ, बिल्कुल। अंकिता भंडारी पूरा ठीक है, पूरी पंकज सड़क जी, पे सब आंदोलन अभी रहता है, आपने देखा था क्यों नहीं बात लिट्टी होगी? चोखा पार्टी हुई थी, उसमें कहा था कि जितने ब्राह्मण को उठ जाएंगे तो पार्टी का क्या होगा, बीजेपी का। देखिए, ब्राह्मण समुदाय का जितना सम्मान और जितना उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में उतना किसी दल में नहीं, और इसीलिए ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके साथ लगा हुआ है। उसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए और ये मान के चलिए कोई विरोध या किसी प्रकार का। इसके पहले कुछ दिन पहले लेकिन ठाकरों ने भी 10 कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाने का भी आरोप लग गया था, आपने नहीं जानते? कुलदीप सिंह सेंगर, देखिए कुलदीप सिंह सेंगर का जिस तरह का कृत्य और कारनामा रहा तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए। उसके बाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने उनको जिस तरह से जमानत दिया था, उनकी सजा पे रोक लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। वो फिर जेल में चले गए और उसके बाद अब तो उनका कोई भी उनके पर कोई सुनवाई भी नहीं होगी। और खुद जो है उसका संज्ञान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने लिया। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और दूसरी बात जिस तरह का, देखिए जो हम फिर आपसे कह रहे हैं, जिस तरह की बातें मीडिया के अंदर खाने में आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह का करेगी। 258 सीटों के सदन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 258 विधायक हैं। ये मान के चलिए कि इस बार हो सकता है कि 40 से 50 लोग नए बनाए जाए और पुराने जितने 50 से जो 54 मंत्री हैं उसमें से हो सकता है कि 50 लोगों को संगठन के कार्यों में लगा दिया जाए कि आप जो संगठन के कार्य में लगिए और 2027 में सरकार जब दोबारा बनेगी तब आपको देखा जाएगा। बिल्कुल, विनय तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? इस तरह का भी हो सकता है, ये निश्चित रूप हाँ। से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या संभावनाएं बन हमेशा रही हैं? चौंकाने वाला परिणाम लाती है। हाँ ठीक है, विनय तिवारी जी, क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन लेती है वो बहुत आश्चर्यजनक होते हैं और उसकी सुगबुगाहट जो है वो किसी को पता नहीं चलता है। वो चाहे नेतृत्व परिवर्तन हो, कहीं पे लीडरशिप की नियुक्ति हो, या मंत्रिमंडल विस्तार हो, या उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिलेक्शन हो, प्रदेश अध्यक्ष का सिलेक्शन हो, वो वहाँ पे हमेशा जो है चौंकाने वाले जो है नाम की जो है वो घोषणा करते हैं। उनके जो डिसीजन है वो वाकई कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है एक चौंकाने वाले उस पर ले आते हैं। देखिए, वो भाजपा का एक अंदरूनी मसला है और पांडे जी ने बोला भी कि वो किसी को भी, वो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, किसी को भी मंत्री बना सकते हैं और वो अपने हिसाब से उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार तो है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने जैसे बोला कि ये किसी एक्ट का उन्होंने जिक्र किया कि अगर वहाँ पे सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के कुछ विधायक बैठे थे तो उस पे भाजपा आला कमान की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए। ये उनकी जो है स्वतंत्रता में हनन है। तो ये केवल ब्राह्मण विधायकों के लिए नहीं है। विधायकों की तो स्वतंत्रता तो पिछले 10, 15, 20 साल से तो वैसे भी नहीं रही। हम तो यदा कदा हर दूसरे तीसरे साल तो देखते ही हैं कि वो विधायकों को
पूरी बस में बिठा के, एयरपोर्ट पे बिठा के, और फिर उनको गेस्ट हाउस में कहीं कैद कर दिया जाता है। 4-4 दिन तक जीते हुए विधायक कैद रहते हैं। तब उनकी स्वतंत्रता कहाँ चली जाती है? और उनकी स्वतंत्रता के लिए तब आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वहाँ तो कैद, अगर ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है आरती जी, तो 30 तारीख को लोधी समाज की बैठक में लोधी समाज की कल्याण बैठक हुई सिंह थी, के तब क्यों कल्याण एक्शन सिंह जी लिया के गया? बेटे हाँ, कैसे ये बड़ा सम्मिलित हुए? सवाल है। मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, ये एक पार्टी का विषय है कि कब किसको वो अपने विधायकों को क्या दिशा निर्देश जारी करे। तो ये 30 पार्टी तारीख का को एक 21 उसका को विशेष निर्देश, अधिकार 21 है। को बैठक हुई, वो उनको 23 बता को सकते हैं निर्देश कि आया और क्या 30 को आप बैठक अपनी फिर हो गई तरीके से लोधी मिलिए, समाज अपनी की, ऑर्गेनाइज करिए, उस किस पर कोई तरीके बात से नहीं हुई। मिलिए। ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अरे अगर अंदरूनी ये कैसे कहना है? कि उनकी आजादी एक में वर्ग खलल के है, बैठक पे आप तो प्रतिबंध आजादी की लगाएंगे चिंता बुरा और मान दूसरे बैठे वर्ग तो के बैठक पे ब्राह्मण मान विधायक रहेंगे। आजादी की चिंता करने हाँ। वाले इस चीज पे भी जो है चिंता कर सकते हैं कि उन हाँ। विधायकों के बारे में भी बोलना चाहिए जिनको सर्टिफिकेट लिया या नहीं लिया और उनको बस में ठूस के किसी गेस्ट हाउस में हाँ। नजरबंद कर दिया जाता है। ऐसे भी विधायकों की वहां पे तो सबसे ज्यादा चिंता तो विनय जी, लेकिन संभावनाएं तो बनती है ना, चुनाव जब आते हैं और फेर बदल का दौर भी आप देखते हैं, लेकिन कहीं उकसावे भरी कार्रवाई हो गई। देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है। हाँ। और जब पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है, हो सकता है वो कोई विशेष समाज अपनी बातों की या अपनी प्रेजेंस से जो है लीडरशिप को कुछ आगाह करना चाह रहा हाँ। है। कुछ भाई, कोई अगर किसी चीज की डिमांड होगी तो बैठेंगे, बात करेंगे, लीडरशिप को बताएंगे, हाँ। तभी तो जाके उनकी हाँ, बात जब विवेक उनके विवेक समाज श्रीवास्तव को जी, मिलेगी। लोधी समाज की बैठक हुई तब आपके यहाँ से नहीं निर्देश आया, और जब ब्राह्मणों की होने लगी तब आपके लिए तुरंत अनुच्छेद और ये सब बताने लगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगे। देखिए, हम्म पूर्व में किसकी बैठक हुई, क्या हुई, हम्म अध्यक्ष जी ने कार्यभार संभाला, हम्म उनसे प्रश्न पूछा गया, उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी हम्म और स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी जातिगत खाई को गहरा नहीं करना चाहते। विपक्ष ये करता है। अच्छा, बहुसंख्यक समाज में जातिगत राजनीति और उसकी लकीरें गहरी करने का काम विपक्ष का है। हम उन लकीरों को पाटने का काम करते, उस दृष्टिकोण से राजनीति में है। तो हमारे राजनीतिक दल में इस तरह की बैठकें नहीं होनी चाहिए और आगे ऐसा ना हो। ये हमारे अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है। हम इस कह लीजिए कि इस सिद्धांत के ही विरोध में हम जात पात की रेखाएं बहुसंख्यक समाज में नहीं खींचना चाहते। लेकिन लोग तो कहते हैं बीजेपी जब से आई है तब से जात पात ज्यादा हो गया है। भाई पहले तो सब साथ में बैठते थे, उठते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हमारा जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम लोग उसके कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है। हमारे मातृ संगठन में किसी की जाति आप पता नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसे उदाहरण, स्वयं गांधी जी भी गए थे संघ की शाखा में, किसी की जाति नहीं समझ पाए तो उन्होंने पूछा तो उनका किसी ने अपनी जात बताई नहीं, सब अपने नाम के आगे वहाँ फलाना फला बताते हैं। तो हमारे यहाँ जातिगत आधार पे कोई विषय ही नहीं है चर्चा का। और यही भारतीय जनता पार्टी है, वहीं से सब लोग आए हैं। हमारी राजनीति इस दृष्टिकोण की नहीं है कि हम बहुसंख्यक समाज में जातिगत रेखाएं की। बिल्कुल। लेकिन विवेक पांडे जी कह रहे कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, हम सबके साथ बैठते हैं, किसी के जाति पर आधारित हम नहीं बैठते हैं। आप करिए पीडीए। देखिए, एक स्पष्ट बात मैं आपको मंच पे बता दूं। हाँ। ब्राह्मण विधायकों के प्रकरण को लेकर के भाजपा को ना उगलते बनता है ना निगलते बन रहा है। 21 की बैठक होती है और जिस दिन ब्राह्मणों की बैठक हो रही थी उसी दिन इनके कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे अल्पसंख्यक मोर्चा की भी बैठक थी, जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं करता। और उसके बाद जब 30 तारीख को लोधी समाज की बैठक होती है जिसमें कल्याण सिंह जी के सुपुत्र पूर्व सांसद भाजपा के अभिन्न अंग शिरकत करते हैं, तो उनके लिए कोई निर्देश जारी नहीं होता। तो ये ब्राह्मणों की स्थिति, चूंकि आदरणीय विवेक श्रीवास्तव भैया जानते हैं अच्छे से, ब्राह्मणों की स्थिति भाजपा में ऐसी है कि कालीन की तरह उनको बिछा दिया जाता है और जब निर्णय लेने की बात आती है तो दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो ब्राह्मण समाज के सामने जब तक इनके आंतरिक समूह की बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बात समाज की आएगी, समाज के सामने आएगी, तो इसको कोई क्यों स्वीकार करेगा? कोई एक नेतृत्व जिसको चुन करके ब्राह्मण समाज भेज रहा है, वो ले जाके पूरे ब्राह्मण समाज का मान मर्दन कर देगा भाजपा के लिए, चरण वंदन कर देने के लिए केवल। तो माफ कीजिएगा, ऐसे नेतृत्व को या तो लोग नकार देंगे और जनता नकार रही है। सवाल उठ रहे हैं, भाजपा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी इन्होंने जितने तर्क प्रस्तुत किए हैं, भाजपा का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देता हूं। भाजपा अगर कहे सबका साथ सबका विकास, तो मान लीजिएगा सबका साथ लेगी लेकिन सबका विनाश करेगी। संगठन का विकास होता है केवल। हर प्रदेश में, हर जगह भाजपा में, लखनऊ में 200 करोड़ का कार्यालय बनाने जा रहे हैं,
है ना। लेकिन जिस तरह से गरीब प्रताड़ित है, जिस तरीके से अल्प आय के लोग प्रताड़ित हैं, उनको 5 किलो राशन का जुमला दे करके मजबूर बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी मुझे अपनी बात रख लीजिए। हाँ देखिए आरती जी ये बार बार बात करते हैं ब्राह्मणों की। गायत्री प्रजापति जी ने जिस आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। वो भी ब्राह्मण थे। हाँ आवाज बढ़ा दीजिए। फिर ये दलितों की बात करते हैं। पीसीआर की टीम से कहूंगी विवेक पांडे जी की आवाज बढ़ा के दीजिए। साथ हुआ वो भी दलित की बेटी थी। तो जब ये शासन सत्ता में रहते हैं, ना इन्हें ब्राह्मण दिखता है, ना दलित दिखता है, ना पिछड़ा। आपको कहाँ दिख रहा है? ठीक है, आपको कहाँ दिख रहा है भाई? और हमसे उसका आपको कहाँ दिख रहा है? राम रहीम को पेरोल दी जा रही है और आज अमिताभ ठाकुर को जेल भेजा जा रहा है। राम रहीम को पेरोल मिली है 15वीं बार 40 दिन की है कि हम गरीब। अरे तो सजा ही माफ कर दीजिए ना, जब 40 दिन की पेरोल देनी है तो। से मरे, कल अखबार में फोटो छपे कि कोडिन प्रकरण आया, उसके बाद उसी अंसर में जमीन कब्जा करने का प्रकरण आया वकीलों का, तभी वकील की जमीन कब्जा कर ली इन्होंने ठहराया था। और उसके बाद अब एक सेना के जवान की जमीन कब्जा कर ली गई उसी प्रकरण में, उसी अंसर में, उसी कॉलोनी में, उसी कोरोना काल में ये बैठ करके मंच पे झूठ परोस रहे हैं। बताइए योगी जी ने उससे आगे वास्तविकता ये है कि भाजपा के कहीं का राशन कार्ड है तो आपको राशन देंगे। खून से पत्र लिख रही है लड़कियां उत्तराखंड में, आज से पत्र लिखना पड़ रहा है अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। तो पूरे भारत वीआईपी सर्विस का कल्चर चल रहा है भाजपा में, वीआईपी सर्विस का कल्चर चल पड़ा है भाजपा में। ये सत्ता ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को पोषित करते हैं, ठीक है, अपराधियों को ठीक है, समय कम, ठीक है। बार बार मंदिर की बात करें, उनका जवाब दे दो मंदिर वाला। हाँ ठीक है, 10 सेकंड में करेंगे, एक क्या मंदिर पे बात करेंगे? खून से सना है, यही मैंने कहा ना, हमीश पे बना है तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर में झुठला बताइए, ऐसे आदमी के हाथ से राजनीतिक सनातन की बात, राजनीतिक स्थापित हिंदुत्व होगा, की बात उसमें कौन करते हैं। हिंदू पूजा इनका करने हिंदुत्व जाएगा? दिखावा है, ढोंग है, कौन पाखंड से प्रेरित मंदिर पूजा है। करेगा? ये लोग वो केवल जो और रावण केवल वाली मनुवाद उपमा की थी, प्रेरणा रावण भी लेकर तो भगवान उसके शिव का भक्त सिद्धांतों को था, पाखंड कोई सनातनी बना रावण करके के स्थापित आधारभूत मंदिर पूजा राजनीति करने जाता है ठीक क्या? है, ठीक है, वास्तविकता यही है विनय जी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जिस प्रकार से जो अभी का घटनाक्रम बन रहा है, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो जाएगा? निश्चित तौर पे ये हमें लगता है 10 सेकंड कि 15 जनवरी के बाद जो है कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाह रहा हूं, जैसे जिस तरीके की चिंता अभी माननीय पांडे जी कर रहे थे, तो अब है क्या कि विपक्ष का काम ही है किसी चीज़ पे कुछ भी हो। अभी कुछ दिन पहले इनके सहयोगी के एक नेता हैं, वो उदित राज जी, जब शुभांशु शुक्ला जी गए थे अंतरिक्ष, तो वो बोले थे कि किसी दलित को भेजना चाहिए था, ब्राह्मण को क्यों भेज दिया? अब वहां पे ब्राह्मण को भेज दिया तब खराब, यहाँ पे ब्राह्मण को कुछ कहा जा रहा है तो खराब। वो ब्राह्मण के साथ है कि नहीं साथ है, पहले विपक्ष ये तो तय कर ले, फिर बाद में जो है। अरे वो कांग्रेस से पूछिए ना, मैं थोड़ी उसके लिए जवाब दे। हाँ हाँ ठीक है, विवेक जी 10 सेकंड में बात रख दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल, वो अपनी कांग्रेस से पूछिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, वो आपके समाजवादी सहयोगी पार्टी हैं। का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो आपके हमने उस सहयोगी समय हैं। भी उसकी सराहना की थी, उस कदम की सरकार के हमने उनकी भी सराहना की थी, और हम इसकी भी सराहना करते हैं जो पीडीए के समर्थन में खड़ा है, और जो पीडीए का जो उद्देश्य है वो सफल हो रहा है। जिस तरीके से ओवरएज की मांग को समाजवादी पार्टी ने उठाया भर्तियों को लेकर के, सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, सरकार ने समय कम है भाई, समय कम है। ठीक है पंकज जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को आज ब्राह्मणों की बहुत याद आ रही है, तो समाजवादी पार्टी वो भूल गई कि उन्होंने कितना सम्मान किया है। अभी आप देखिए, अशोक वाजपेयी जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने क्यों समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, वो क्यों है? मनोज पांडे जो ऊंचा रायबरेली से विधायक है, वर्तमान विधायक, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीजेपी का साथ क्यों पकड़ा? तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ब्राह्मण का वहां सम्मान नहीं है। इसीलिए ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के वहां उचित सम्मान न मिलने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे दिल्ली दरबार पर, तो और उसी के बाद से सरकार संगठन के समन्वय को लेकर जबरदस्त तरीके से सवाल शुरू हो चुके हैं, और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार कब नए मंत्रियों के नामों का ऐलान हो सकता है, कितने मंत्री हो सकते हैं, कौन वो नए चेहरे होंगे कि इस बार जो नए मंत्रियों में शामिल होंगे। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।